नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल एस के कैरियर पॉइंट पे। जैसा आप सबको पता है MPNHM स्टाफ नर्स की तैयारी चल रही है साथियों। और जो भी MPNHM स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप सबको क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों से तैयारी करें। दूसरी बात, आप अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखें जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, और उनके साथ साथ आप क्वेश्चन सीरीज भी निकालिए। जैसा आप देख पा रहे हैं MPNHM स्टाफ नर्स पेपर है, ये प्रीवियस पेपर हैं, उनको हम रैशनल के साथ में आप सबको बता रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे नर्सिंग से रिगार्डिंग या फिर कोई भी जो है पेपर आप सबके लिए कराया जाएगा वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बल सूचर। आपने सूचर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, सूचर्स जो होते हैं वो मेनली दो तरीके से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है एब्जॉर्बल और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बल। तो यहाँ पे जो पूछा गया है नॉन एब्जॉर्बल, यानी कि जो नहीं एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सबके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस है पॉलिएस्टर, विक्रेल, मोनोक्रेल और जो है क्रोनिक कैटगट। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे इन सभी को एक एक करके बताऊँगा मैं आपको। अगर कैटगट के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है, देखिए अगर इसकी बात की जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमन जो यूज़ में लिया जाता है वो क्रोनिक कैटगट ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर बात की जाए इसकी, तो ये यूज़ किस में लिया जाता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स में यूज़ लिया जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एब्जॉर्ब, ये 90 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? 90 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और आगे अगर बात करें, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज़ में ये लिया जाता है। और ये जो होता है स्पेशली ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे स्टोमक जो होता है उसकी इनर लेयर, सबसे इनर लेयर जो होती है उसमें स्टिच लगाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ये जो बनाया जाता है, क्रोनिक कैटगट की बात चल रही है यहाँ पे, ये बनाया जाता है इंटेस्टाइन से। किसके इंटेस्टाइन से? जो होती है सीप के इंटेस्टाइन से ये बनाया जाता है। दूसरी बात, ये जो है किसी भी हार्ड सरफेस या फिर हार्ड फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर या फिर लेयर के काम में नहीं लिया जाता है, नहीं सूचर, उनके सूचर के लिए काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये क्रोनिक कैटगट, ये एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मोनोक्रिल और बिक्रिल जो होते हैं ये किस में यूज़ में लिए जाते हैं, ये दोनों यूज़ में लिए जाते हैं हार्ड सरफेस के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, स्टोमक की बाहर की जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको स्टिच करने के लिए ये यूज़ में लिए जाते हैं। और ये फैटी टिश्यू वगैरह होते हैं, उन सबको टिश्यू को जोड़ने के लिए, स्टिच करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, आंसर की बात, ये तीनों आप सबको पता चल गया। और इसमें पूछा नॉन एब्जॉर्बल, ये सभी एब्जॉर्बल है। बिक्रिल भी एब्जॉर्बल है, मोनोक्रिल भी एब्जॉर्बल है, क्रोमिक कैटगट भी एब्जॉर्बल है। यहाँ पे पॉलिएस्टर जो एक सूचर्स है, इसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे जो है ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपके लिए। कोई भी इससे रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसका जवाब होगा। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। मैं आपको टुकड़ों में इसको बताऊँगा। द क्लाइंट विज, एक क्लाइंट है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कम्स टू द नर्स स्टेशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ में एक क्लाइंट नर्सिंग स्टेशन पे आता है। सेइंग दैट ही इज़ रेडी टू गो होम, वह घर जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि वह एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट है, बताया जा रहा है, और वो नर्सिंग स्टेशन पर पहुंचा है और बोल रहा है नर्स से कि मैं सही हूँ, मेरे कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म वो क्लाइंट जो है यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप सबके लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सही जवाब है आप सबका। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो तर्क, किसी भी चीज़ के प्रति तर्क देता है ना वो। जैसे अगर वो बीमार पड़ गया, कोई उससे पूछेगा कि आप बीमार क्यों पड़े, तो वो तरह तरह के बहाने बनाएगा, मैंने वो खा लिया था, ये कर दिया, मैं वहाँ चला गया था। तो इस तरीके से वो तर्क देता है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन, वो रैशनलाइजेशन इसका आंसर नहीं होगा।
डिनाइल, ठीक है। डिनाइल, डिनाइल में क्या है, ये कोई भी कंडीशन ऐसी होती है उसको मना करता है वो, ठीक है। जैसा कि इसमें बता रहा है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट है, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मैं एकदम सही हूँ, मेरे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डिनाइल ही होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ये क्या करता है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाता है, झूठा ब्लेम लगाता है, किसी भी कारण के बस उसके ऊपर जो है ब्लेम लगाता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, करेक्ट आंसर तो ये डिनाइल ही होगा। और प्रोजेक्शन जो है, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई। प्रोजेक्शन किसी भी जो है मरीज़ जो होता है ब्लेम का जो है दूसरों पे, ठीक है, किसी का भी ब्लेम किसी के ऊपर वो लगा देता है। तो इस चीज़ को हम जो है प्रोजेक्शन कन्वर्जेंट रिएक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा। ये हिस्ट्री में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स को वो जो पेशेंट होते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि इतना स्ट्रेस लिया था कि उसकी आँख ख़राब हो गई, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस हो गया, उसकी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और आँख ख़राब होना उसकी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से आप देखा जाए यहाँ पे कन्वर्जेंट रिएक्शंस की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो दोस्तों होगा कि डेनियल, ठीक है। और बाकी के मैंने एक्सप्लेन आपके सामने अच्छे से कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट फिट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। यानी कि सभी यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर, कौन सा एक इंडिकेट है दे सकते हैं इन एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो यहाँ पे सभी जो है आप सबके लिए पता पड़ेगा कि आपको अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग के वो हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, पासेज यूरिन 8 से 10 टाइम्स पर डे, और क्राई फ्रिक्वेंटली, रेस्टलेस, गुड सकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बेबी गुड सक करेगा तो इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे हमें पता है कि बेबी जो है उसकी भूख कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और रेस्टनेस की बात करें, अगर रेस्टनेस बेबी रहेगा तो इसमें क्या होगा कि बेबी अगर रेस्टनेस है तो हमें पता लगेगा कि बेबी भूखा ही होगा, ठीक है। अगर बेबी क्राई करेगा तो भी हमें पता रहेगा कि बेबी भूखा है। दूसरी बात, यहाँ पे पासेज यूरिन 8 से 10 टाइम पर डे, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पहले समझिए आप ढंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। कौन सा इनमें से एक सही है ब्रेस्ट फीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए आप। तो इसमें जो है आप सबको पता होगा ब्रेस्ट फीडिंग जो ये करता है चाहिए तो कम से कम 8 से 10 टाइम जो है वो यूरिन पास आउट करता है एक दिन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और इस टॉपिक को आप हर तरीके से, हर एंगल से, हर उस तरीके से याद करिए जिस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसके बाद में आप इसका जवाब दीजिए। फॉलिक एसिड प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी। फॉलिक एसिड होता है ये कौन सी एक जो है कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है उसको प्रिवेंट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, डाउन सिंड्रोम, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आप सबको पता होगा, अगर फॉलिक एसिड के बारे में बात करें, फॉलिक एसिड कितने देते हैं, 100 माइक्रोग्राम, ठीक है, कितने देते हैं, 1000 माइक्रोग्राम देते हैं, ठीक है। और कब देते हैं, एज सुन एज प्रेगनेंसी जो है कंफर्म होती है कि प्रेग्नेंट है तब भी स्टार्ट कर देते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, क्योंकि फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए देते हैं, एनटीडी जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं। और एनटीडी के दौरान अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो फॉलिक एसिड जो होता है, मैंने आपको कितना बताया था, फॉलिक एसिड जो देते हैं एज सुन एज प्रेगनेंसी, 1000 नहीं देते हैं प्यारे दोस्तों, सॉरी गलती से लग गया, 500 देते हैं, 500 माइक्रोग्राम, ठीक है, 500 देते हैं mcg। दूसरी बात कब देते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तभी से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं जो कर रहे हैं MP NHM की तैयारी। दोस्तों मैं जितना हो सकता है आप सबके लिए बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके आऊँगा और अपने तरीके से उनको एक्सप्लेनेशन करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप सबके अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अभी भी अगर क्वेश्चन आपको शानदार लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा लगातार आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा।
किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में हमेशा क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। और आप सबको पता है हमारे चैनल के माध्यम से सारे अपडेट नर्सिंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती रहती हैं। उसके साथ ही आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की आंसर की प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के साथ जो भी किसी भी अपडेट जो होती है नर्सिंग से रिगार्डिंग वो सब आपके पास प्रोवाइड करवाते रहेंगे और एक क्वेश्चन सीरीज हमेशा चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पोजिशन ऑफ चाइल्ड इन नोज बिल्डिंग। क्या शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेगा तो क्वेश्चनों को छोड़ोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, ये जो नोज ब्लीडिंग से क्वेश्चन आता है हमेशा एग्ज़ाम में आता है और ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्सों से गलत भी हो जाता है। लेकिन आप सबको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। किस तरीके से करना है, देखिए अगर किसी बच्चे की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को हम शॉर्ट में तो नहीं लेकिन इसका अदर नाम जो है एपिस्टेक्सिस। ठीक है, क्या होता है एपिस्टेक्सिस, जो कि जाना जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जो होता है किसकी वजह से होता है, देखिए इसके मेनली जो कारण होते हैं एपिस्टेक्सिस के मेनली कारण, दो कारण होते हैं इसके। ठीक है, दो कारण होते हैं इसके। कौन कौन होते हैं और अलग अलग होते हैं। एक होता है एडल्ट में, ठीक है, किस में होता है, और एक होता है बच्चे में। ठीक है, बच्चे में अगर एडल्ट की बात की जाए प्यारे फ्रेंड्स, एडल्ट में क्या है, ये अगर किसी को हाइपरटेंशन है उसकी कंडीशन में देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन और मोस्ट ऑफ द कॉज में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एडल्ट की बात पूछ रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन आया है आपके लिए और इसमें एडल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एडल्ट, तो उसके लिए ये जो है आपका हाइपर टेंशन होगा। अगर बच्चे के लिए बात की जाए, बच्चे के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या होने वाला है, इसका होगा इंजरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछा गया है कि अगर किसी बच्चे की नाक से ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसको एपिस्टेक्सिस की कंडीशन है तो उसको कैसी पोजीशन देंगे, कौन सी पोजीशन में बिठाएंगे। देखिए ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग मिलेंगे। लीन फॉरवर्ड सेटिंग यानी कि उसको बिठा के आगे की तरफ झुका देंगे उसकी गर्दन को और उसकी नाक को जो है बंद कर लेंगे। लीन फॉरवर्ड सेटिंग, ये लीन फॉरवर्ड करेंगे और जो है लीन बैकवर्ड सेटिंग है, ये बैकवर्ड है, पीछे की ओर करेंगे। और ट्रेंडल एंड वर्क पोजीशन जो आप सबको पता है किस तरीके से दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता भी होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर किसी पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है नाक से तो आपको क्या करना है, आपको नाक को पिंच करना है, आगे की तरफ झुक के बैठ जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ अगर आप बैठ जाओगे तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग सीधी ट्रेकिया में जाएगी और आप में पहुँच जाए, जिससे एस्पायरेशन के होने के चांस आप सबको पता ही है। एस्पायरेशन कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है और उसमें पेशेंट्स के लिए घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज सबके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े ही शानदार लगे होंगे। ऐसे क्वेश्चन सीरीज छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े ही शानदार तरीके से उनके साथ में एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। डेली एक सेशन आपके लिए हमेशा लेते आ रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।